तो विधेयकों का भविष्य क्या? जिन विधेयकों के बारे में लगातार ये दावा किया जाता रहा कि अगर वो कानून की शक्ल में सामने आएंगे तो देश के एक बड़े हिस्से की जो तस्वीर है सकारात्मक रूप से वो बदलेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज लोकमंच में। और दरअसल में लोकसभा की जो अब तक की स्थिति है वो कैसे निराश करती है, अब तक का पिछला सफर किस तरीके का रहा है, इसको समझना भी जरूरी हो जाता है। जानकार बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि 15वीं लोकसभा में अब तक का सबसे कम काम हुआ है पहली लोकसभा से लेकर अब तक, हर मोर्चे पर, चाहे वो प्रश्नकाल की बात की जा रही हो, चाहे वो विधेयकों की बात की जा रही हो। बीते 13 सत्रों में 37% समय बर्बाद हो चुका है। इसी लिहाज से ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हंगामेदार रही है 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा में अब तक सिर्फ 152 लगभग 150 विधेयक पारित हो सके हैं। ये मौजूदा स्थिति है, जबकि पहली लोकसभा की क्या स्थिति थी ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अभी जो जानकार बता रहे हैं आंकड़े, वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल 100 से ज्यादा विधेयक लंबित हैं, जिसमें लोकपाल भी है, महिला आरक्षण भी है, जमीन अधिग्रहण भी है और खाद्य सुरक्षा भी है। मौजूदा 14वें सत्र में लोकसभा में अब तक एक भी दिन बेहतर तरीके से काम नहीं हो सका है, कम से कम विधायिका के स्तर पर, तब जबकि किसी विधेयक पर मोहर लग सकी हो। कार्यकाल पूरा करने वाली अब तक की जो तमाम पिछली लोकसभा रही हैं उसमें औसतन 300 विधेयक पारित हुए हैं। ये अब तक का सफर रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ 150 के आसपास विधेयक पारित हो सके हैं। पहली लोकसभा में 333 विधेयक पारित हुए थे। अभी हाल ही में हमने संसद के, लोकसभा के 60 वर्ष पूरे किए, संसद में चर्चा भी देखने को मिली, तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन अगर 333 से विधेयकों की संख्या 152 पर आकर टिकती है तो इसके लिए दोषी कौन है, ये समझना भी जरूरी हो जाता है। 4 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शैलेंद्र कुमार जी, आप मुख्य सचेतक भी हैं लोकसभा में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त, आप लंबे समय से, दशकों से संसद की कार्रवाई को कवर करते आ रहे हैं, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे इस बदलाव की वजह को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद डॉक्टर विनय कुमार पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पांडे, सबसे पहले आपसे, सर ये अदृश्य शक्तियां हैं क्या जो संसद नहीं चलने दे रही? ऐसी कोई भी अदृश्य शक्ति नहीं है। जो कुछ भी है, आपने लोकसभा चैनल पे जरा इसको दृष्टि डालिए, और पिछले सत्र में जो भी बहस हुई है लोकसभा के अंदर, उसको अगर देखेंगे तो आपको स्वयं परिलक्षित हो जाएगा कि कौन सी वो शक्तियां हैं जो संसद को चलने नहीं देती। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, अभी इसी सत्र में पिछले दिनों जो बहस हुई, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहस की गई, या जो समय समय पे उद्बोधन किए गए माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, अभी पिछले ही 2 कार्य दिवस की, अगर 3 कार्य दिवस की आप कार्रवाई देख लें तो उसमें जो गतिरोध अभी वर्तमान में है, विद्यमान है, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बार बार अपने उद्बोधन में इस बात को दोहराया था कि अगर कोयला के मामले में सरकार अपना पक्ष रखती है सदन के अंदर जी, और उसमें प्रधानमंत्री जी भी का सम्मिश्रण होता है, तो निश्चित रूप से हम सदन चलने देंगे। ये शब्द थे, इन शब्दों पे बड़ा जोर था। और हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने उसी से प्रेरणा लेकर के इस बात को रखा कि कोयला मंत्री जी अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष सदन में रखेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर प्रधानमंत्री भी इंटरवीन करेंगे। और उसी के बाद, इसके पहले भी अगर पिछले कार्य दिवसों की आप कार्रवाई देखेंगे तो पिछले कार्य दिवसों में बार बार ये कहा गया था, और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी ये कहा गया था कि जो 4 सदस्य टीडीपी के या अन्य सदस्य जो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, उनकी भावना ये थी मूल रूप से कि उनको कोई ना कोई व्यवस्था पीठ के द्वारा दी जाए, अध्यक्ष पीठ के द्वारा, जिससे कि सदन व्यवस्थित रूप से चले जी। और उसी के तहत हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने ये प्रस्ताव रख दिया, उस भावना का सम्मान करते हुए कि उन सदस्यों को, चूंकि कार्रवाई हो, बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक लंबित है जो नहीं हो पाए। आप कह रहे हैं ये काम भी विपक्ष के कहने पर ही हुआ है? मैं कह रहा हूं कि आप अगर संसद की कार्रवाई देखेंगे पिछले हफ्ते की जो हुआ है संसद में, उसमें बार बार नेता प्रतिपक्ष द्वारा ये जोर दिया गया था। ठीक है राजेंद्र अग्रवाल, ठीक है राजेंद्र अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहूंगा,
क्या वास्तव में यहाँ शर्त जैसी स्थिति है, तनातनी जैसी स्थिति है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम संसद नहीं चलने देंगे, अगर आप हमारे नेता को नहीं बोलने देंगे तो हम संसद नहीं चलने देंगे? क्या कुछ हद तक ये बात है? क्या आपको भी लगता है? माननीय अनुराग जी, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा आपके पास। राजेंद्र अग्रवाल जी, देखिए, संसद चलती है परस्पर विश्वास के आधार पर, और उसके लिए संसद के बाहर जो भूमिकाएं रहती हैं, जो गतिविधियां रहती हैं, वो बहुत जिम्मेदार होती हैं। अब आपको ध्यान होगा, सबने देखा है, मैं कोई बात को सीधे से काटना नहीं चाहता, ये आरोप प्रत्यारोप से कुछ समस्या हल भी नहीं होने वाली है, परंतु तेलंगाना की घोषणा की गई। तेलंगाना की घोषणा इसीलिए की गई कि चुनाव के अंदर कुछ हमको लाभ मिल जाए, अन्यथा पुराना आप नहीं चाहते थे कि तेलंगाना की नहीं, घोषणा मेरी बात सुनिए, हमने तो स्पष्ट कहा कि बनना चाहिए जी। मैं जो कह रहा हूं वो इतनी बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तेलंगाना की घोषणा खास समय पर इसलिए की ताकि लाभ मिल जाए। मैंने प्रारंभ में कहा कि संसद के अंदर विश्वास के आधार पर संसद चलती है और संसद के बाहर की घटनाओं का भी इसके ऊपर असर होता है। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले 4 दिन, पहले सप्ताह के जो 4 दिन थे, वो कांग्रेस के ही माननीय सांसदों द्वारा अवरुद्ध किया गया उसके द्वारा जी, और उसके कारण से टीडीपी के सांसदों पर जो दबाव आया, अगले सप्ताह से उन्होंने चालू कर दिया। उनको लगता था कि आंध्र प्रदेश के अंदर यदि हमको अपना अस्तित्व बचाना है तो हमको ये आवाज उठानी पड़ेगी। आपको ध्यान होगा कि टीडीपी शुरू से ही आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना को बनाने के विरोध में रही है। जब हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तब हमने अपने सहयोगी दल के विरोध के कारण इसको बनाने के अंदर हिचक दिखाई थी। अपना वादा पूरा नहीं किया था। बाकी नहीं, वायदा नहीं, हमने कहा कि जब तक सहमति ना हो, जब तक सर्वसम्मति ना हो। अब बिहार के अंदर हमने झारखंड को निर्माण किया, लालू प्रसाद जी विरोध करते थे, हमने उनको मनाया, उनके तरीके अपनाए और उसमें एक सर्वसम्मत प्रस्ताव। लेकिन यहाँ अंतर है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पर अंतर है। आप कह रहे हैं कि आप तेलंगाना की घोषणा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप सर्वसम्मति नहीं जुटा पाए। मोटी बात यही है जिसका आपने जिक्र किया, टीडीपी सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ अगर कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जाता है कि हमने सर्वसम्मति जुटाने में 9 साल लगाए लेकिन आखिर में हमने घोषणा कर दी, तो यहाँ विरोध क्यों आप ऐतराज जता रहे हैं? नहीं, जब तक उन्होंने सर्वसम्मति नहीं बनाई तो घोषणा क्यों की? हम भी तो नहीं कर रहे थे। और फिर उस बात को मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, आज भी जब स्पीकर महोदया ने जिन सांसदों को निलंबित किया है उसमें 8 सांसद कांग्रेस के हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है। और इसके अलावा भी जो 2 विषय पार्लियामेंट के अंदर उठे जिनका भी जिक्र हुआ है, एक रॉबर्ट वाड्रा जी का उठा। ऐसी क्या बात है रॉबर्ट वाड्रा जी के अंदर उनकी जांच नहीं हो सकती? 11,000 करोड़ की उनकी संपत्ति है। यदि उनके ऊपर कोई आरोप लगता है उनको तुरंत आगे आकर के सिद्ध करना चाहिए कि हम आरोप मुक्त हैं। ठीक बात सर, लेकिन एक चीज, ठीक बात, मैं उन मुद्दों पर भी बात करूंगा, लेकिन जिन 12 सदस्यों की बात आप कर रहे हैं उनको अगर निष्कासित किया जाता है तो इसका क्या समाधान और हो सकता था? क्या संसद की कार्रवाई इसी तरीके से बार बार बाधित होते रहने दी जाती? नहीं, बहुत समाधान हो सकते थे उसके। उनको बैठ करके उनके दल के नेताओं से बातचीत की जा सकती थी, उनसे जो, और फिर मैं जो कह रहा हूं कि जो अपने ही सदस्य हैं वो भी तो कहना नहीं मान रहे हैं, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, जयशंकर, जो 8 सदस्य हैं जो कांग्रेस के ही हैं वो क्यों बात नहीं मान रहे? ठीक है जयशंकर सर, आपसे उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस मिली? ठीक बात है जयशंकर सर, आपसे समझना चाहूंगा सर, कांग्रेस के स्तर पर जो, अगर हम इसको सरकार के स्तर पर समझने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी के स्तर पर समझने की कोशिश करें, जिन सदस्यों के खिलाफ इस तरीके के कदम उठाए गए हैं, और क्या विकल्प बचते थे आपके हिसाब से सर? नहीं, देखिए, अभी जैसे विनय जी कह रहे थे, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि लगता है कि हमारी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे राजनीतिक दलों के व्हिम्स पे चल रही है। हम चाहेंगे तो संसद को चलने देंगे, हम चाहेंगे तो संसद को ठप कर देंगे जी। मतलब आप देखिए, मतलब यही विपक्ष है जिसने पिछले साल के मानसून सत्र को कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग की जिद पर ठीक बात जाम कर दिया था, चलने नहीं दिया था। इस बार भी फिर हुआ कि प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए। प्रधानमंत्री बयान देने के लिए तैयार होकर के आज राज्यसभा में बैठे हुए थे। बार बार उपसभापति पीजे कुरियन साहब लगातार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सदस्यों के, तेलुगु देशम पार्टी के 2 सदस्यों के हंगामा करते रहने के कारण उनका हस्तक्षेप नहीं हो सका। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या इस बार हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए भाजपा भी उतनी ही दोषी है और कांग्रेस भी उतना ही दोषी है। कोई चाहता ही नहीं है। भाजपा कैसे दोषी आपको नजर आती है? भाजपा इसलिए दोषी है कि देखिए, अब कभी आप कोयले पर आ जाते हैं कि कोयला में प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए या त्यागपत्र होना चाहिए, कभी आप बैठे रहते हैं किसी और को उकसा देते हैं, खाद्य सुरक्षा विधेयक पार होना चाहिए, बाहर में आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि साहब विधेयक पारित होना चाहिए, हम पूरा सहयोग करने के तैयार हैं, लेकिन वो बहस के जरिए हो, फिर हमारे जो संशोधन है वो सारे उसमें समाहित किए जाएं, इस तरह की बातें करते हैं।
और दूसरी तरफ फिर जैसे कांग्रेस है। अब इस बार का जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि एक ऐसे विषय पे संसद को जाम किया जा रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक बात। अब तेलंगाना कांग्रेस का एक प्रस्ताव है, उसी तरह से जैसे भारतीय जनता पार्टी का कभी प्रस्ताव रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव किया कि तेलंगाना राज्य बनेगा जी, न तो उस पर कैबिनेट में कोई मुहर लगी, ना वो सरकार का कोई रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में आया, लेकिन उसको लेकर मतलब सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, मतलब अभी राज्य बना नहीं है, कोई ये नहीं है, और आप उसको लेकर के इशू बना रहे हैं पॉलिटिकल। तो दोनों राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, चाहता ही नहीं कि संसद चले और संसद में मुख्य मुद्दों पे बहस हो। शैलेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, आप तो अपनी पार्टी के चीफ व्हिप भी हैं, क्या वास्तव में ये स्थिति आपको भी नजर आती है? कोई भी राजनीतिक दल या कहें बड़े राजनीतिक दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्या दोनों नहीं चाहते कि संसद चले? देखिए अनुराग जी, मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा तीसरा टर्म है। मैंने देखा कि इस समय चुनावी वर्ष है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से प्रतिस्पर्धा है। ये बात सत्य है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि हाउस चलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भी गलती है और उस गलती के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी भी गलती कर रही है। हमने बहुत ऐसे अवसर पर देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में आपस में बातचीत हो जाती है तो बिल पास हो जाता, नहीं होता तो गतिरोध कायम रहता है जी। एक तरीके से अपना अपना श्रेय लेने के लिए झगड़ा होता रहता है। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, केवल चुनावी दृष्टिकोण से वोट पाने के लिए तेलंगाना का इशू। आप देखें कि पूरे देश के अंदर 12 राज्यों की मांग उठ गई। कांग्रेस तो चाहती है कि भारतवर्ष का बंटवारा कर दे तो ठीक है, ऐसा वो घोषणा कर रही कि जैसे भारतवर्ष का बंटवारा ये कर देंगे। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का 4 मांग उठ गई है। आपको डर है राजनीतिक जमीन खिसकने का, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं? राजनीतिक जमीन कोई किसी के कहने से, घोषणा से नहीं खिसकती है। वो तो राजनीतिक पार्टियों के अपने चुनावी घोषणा पत्र, उनके जो कृत कार्यक्रम होते हैं उसके मुताबिक जनता वोट देती है। आज जनता जानती है कि हमारे संघर्षों में हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे हक हकूक, हमारी मसाइल जो हमारी समस्याएं, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो लड़ाई आप लड़ ही नहीं पा रहे, यहाँ तो संसद में कोई भी मामला आप लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ तो स्थिति इतनी बुरी बन चुकी है कि यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा। वही तो स्थिति है कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो उसको जो है संसदीय तरीके से उसका जवाब उत्तर देना चाहिए। वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ना विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सुनना भी पसंद कर रहे हैं। केवल एक चुनावी प्रतिस्पर्धा है कि कौन किस मुद्दे को लेकर ज्यादा हवा उड़े और संसद की कार्रवाई ठप कर दे और हमको जो है उसका चुनावी लाभ मिल जाए। ठीक बात, ये स्पर्धा चल रही है। डॉक्टर पांडे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माननीय शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है और किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव बड़ा अहम बिंदु होता है, यह बात सही है। अभी माननीय जयशंकर जी ने जैसा कि कहा, अभी तेलंगाना का प्रस्ताव हुआ है, गर्भ में है, अभी कोई उसका स्वरूप नहीं बना है और जब स्वरूप बनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सबकी बातें आएंगी और उस बात को इतना तेज हवा देना, पिछले सत्र में आपने लेकिन हवा तो आप ही के सांसद दे रहे हैं सर। कौन दे रहा है? मैं बता रहा हूं अगर नहीं दे रहा है तो आप जरा संसद की कार्रवाई निकलवा करके देखिए। नेता प्रतिपक्ष ने बड़े जोर दे करके इन शब्दों पे कहा कि आप पक्ष रखें, पत्रावलियां जो गायब हुई हैं हम सदन चलने देंगे, ये शब्द थे उनके। और ये शब्द प्रधानमंत्री जी जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी क्योंकि कोयला मंत्री थे, माननीय राजेंद्र वो जवाब दें। राजेंद्र जी, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, वर्तमान में कोयला मंत्री हैं, वो जवाब देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और उसका एक प्रक्रिया है। लेकिन जो बात डॉक्टर पांडे, परंपरा रही, डॉक्टर पांडे, जो बात यहाँ शैलेंद्र जी कह रहे हैं वो ये कि सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाने के लिए कुछ कदम अपने स्तर पर उठाए। क्या आपको लगता है सरकार वो कदम नहीं उठा पाई है? निश्चित रूप से अनुराग जी, माननीय शैलेंद्र जी ने जो कहा है हम उस बात से सहमत हैं। जो भी सत्ताधारी दल होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, जो सरकार में होता है सबसे वार्ता होती है। हम विपक्ष से भी वार्ता करते हैं,
हम इनके नेता से भी बात करते हैं, माननीय शैलेंद्र जी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी से भी बात करते हैं। हम आवश्यकता पड़ती है तो हर जितने भी घटक दल हैं उसमें संसद में उन सबसे वार्ता करते हैं और विधेयकों को पारित कराने के लिए एक सहमत बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं तो आप फेल हो रहे हैं सर, वो सहमति नहीं बना पा रहे हैं आप। मैं वहीं आप फेल हो रहे हैं, वो सहमति आप नहीं बना पा रहे हैं। जब किसी की मंशा ही ना हो कि जो इतने लोक कल्याणकारी विधेयक हैं वो पास हो, जनता का कल्याण हो, तो उसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है, चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। शैलेंद्र सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। बहुमत नहीं है। ठीक है सर, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी मुद्दे से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2008 में हमने देखा था संसद की कार्रवाई सिर्फ 48 दिन चली थी, जो अब तक सबसे कम अवधि रही है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने थे। इस वक्त जो तस्वीर देखने को मिल रही है संसद की, क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? इसी को समझने की कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर मैं गांव में गाड़ी चलाऊंगा तो गांव वाले कहेंगे यार बढ़िया भी रिक्शा चला रहा है, तो बदनामी होगी, समाज हमारी शादी ब्याह में अड़चन होगी। लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी, जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है, इसे व्यर्थ न जाने दें, किसी का अधिकार न छीनें। जागो ग्राहक जागो। जब राज्य का बंटवारा होता है, जो छोटे राज्य बनाए जाते हैं, बड़े राज्य को तोड़ करके छोटा किया जाता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। भागीदारी का जो सेंस था राज बनने के पीछे कि हमार सोन चिड़ैया होगा, वैसे ही था कि झारखंड, उसमें जो निराशा मिला। छोटे राज्य जो बन रहे हैं वो इसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण बन रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां के नेता उस किसी एक सवाल पर इमर्ज होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त उनके पास राष्ट्रीय सवाल नहीं होता। बिल्कुल। और अगर उनके हाथ में सत्ता चली गई तो आप कैसे समझते हैं कि हर वो सवाल पे वो जानता हो। झारखंड में सिर्फ एक सांसद है और वो आज मंत्री भी नहीं है। पॉलिटिकल गठबंधन करा दिया, बोनस में सरकार मिल गई, हम लोगों को ब्रीदिंग टाइम मिल गया। Rajiv Mishra in talks with former Cabinet Minister Subodh Kant Sahai. Watch special guest on 24th August, Saturday, 8 p.m. only on Lok Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद की मौजूदा तस्वीर की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तब जबकि ये खबर आ रही है कि संसद के इस सत्र को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्या वास्तव में उम्मीद की जाए कि चर्चाएं हो सकेंगी या इसी तरीके से शोर शराबा और व्यवधान ही देखने को मिल सकेगा? विधेयकों का भविष्य क्या? वो बुनियादी काम है जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को जनता चुनकर भेजती है और एक एक सांसद औसतन देश के 13 लाख मतदाताओं का जनप्रतिनिधित्व करता है संसद में जब आता है चुनकर, लोकसभा में जब चुनकर आता है। शैलेंद्र कुमार सर, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि सरकार की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए। सर, शुरुआत से लेकर अब तक कई स्तर पर सर्वदलीय बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, सरकार के स्तर पर, राज्यसभा के सभापति के स्तर पर, लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर। क्या आपको लगता नहीं कि ये जो प्रयास हुए हैं ये काफी हुए हैं?
देखिए, प्रयास होता है, लेकिन जब हम लोग को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब बैठती है तो अपने इंटरेस्ट की बात होती है तो ये कर लेते हैं, और प्रयास हम लोगों को बुलाते हैं केवल दिखावा के लिए। ये मेरा खुला आरोप है। मेरे नेता अक्सर कहते हैं कि आप लोग चुप्पे से मिलकर, जब आप लोगों का आपस में तय हो जाता है तो आप हाउस चला नहीं, अगर ये चुपके से मिल गए होते तो सर तो महिला आरक्षण विधेयक अब तक पारित हो चुका होता। वो तो ये खुद इनका जो है अंदर का एजेंडा कुछ और रहता है, बाहरी एजेंडा कुछ और रहता है। चलिए, संसद की कार्रवाई चलाने के लिए मैं चाहता हूं कि सख्त से सख्त कानून बने, और वो कोई भी दल हो, कोई भी मेंबर हो, उसके ऊपर लागू हो, ताकि तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिसमें अमेंडमेंट बिल भी है, तमाम ऐसे बिल भी लाने हैं जिसको पास कराना। हम लोग जब बैठते हैं मुख्य सचेतकों के बैठक में, ऑल पार्टी लीडर्स की बैठक में, हम लोग ये आश्वस्त करते हैं सत्ता पक्ष को कि हम जो है सभी बिल का सहयोग करेंगे, अगले दिन भूल जाते हैं आप लोग, अगले दिन लेकिन करा नहीं पाते हैं। अब अगर कहीं से विपक्ष की कोई बात होती है तो उसको सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, चाहे आउट ऑफ वे जाके। जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा कि बाड्रा वाले मामले में आप सफाई दे देते, तमाम मुद्दे ऐसे उठे, तेलंगाना के मुद्दे पे आप बात करके उनको संतुष्ट करके आप जवाब दे दे। चूंकि सबका जो एक इंटरेस्ट है वो केवल चुनावी दृष्टिकोण है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक बात। तो ऐसी स्थिति में संसद का चलना हमें तो नहीं लगता कि सुचारू रूप से चल पाएगा। ठीक बात सर, लेकिन जयशंकर सर 2010 में भी हमने देखा पूरा का पूरा एक जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुका था। तब कम से कम चुनाव में 4 साल का समय था। क्या सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर ही होता है, या अखबारों में सुर्खियां पाना भी एक बड़ी वजह है? नहीं, सब कुछ चुनाव को ध्यान में रख करके ही नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक लाभ और नुकसान की चिंता जरूर रहती है। ठीक बात। अब देखिए, सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात अनुराग ये आ रही है कि हमने बहुत सारे सदन देखे हैं, कार्रवाई देखी है लोकसभा और राज्यसभा की, वर्षों तक कवर किया है, लेकिन अभी जो हो रहा है कि मैं 2 सदस्य आकर के हंगामा शुरू कर दें और उस पर संसद स्थगित हो जाती है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। पहले होता था, पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय होते थे जिसपे जनता से जुड़े सवाल होते थे, उस पर सांसद अपना रोष प्रकट करते थे, गुस्सा इजहार करते थे, आसन के पास भी जाते थे, लेकिन सदन की कार्रवाई चलती रहती, वॉकआउट हो जाता था। लेकिन अब ये प्रवृत्ति बढ़ी है दोनों तरफ से। एक तो ये कि पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह करने, मना करने के बावजूद खड़े होने हमारे सांसद खड़े हो जाते हैं और आसन के पास जाकर के, जिस तरह से कल जो सीन हुआ कि एक सांसद महोदय हमारे कोड़ा लहराते हुए, चाबुक लहराते हुए गए और स्पीकर के सामने का माइक उन्होंने नीचे दबा दिया, उनके सहयोगी ने दबा दिया, तो ये अपने आप में बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं। और उसी तरह से फिर पीठासीन अधिकारी जरा सा भी थोड़ा हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित की जाती है। और उसी में जब कभी सरकार दबाव बन जाता है कि हमारे विधेयक पारित कराने हैं, तो हल्ला हंगामा होता रहे, ये विधेयक पास। हमको याद है कि एक बार 25 या 26 विधेयक कुछ मिनटों में पास कर दिए गए थे। तो ये अलग ढंग की एक यह है। अच्छा, अब ये है कि जैसे खाद्य सुरक्षा विधेयक का शैलेंद्र जी ने कहा ना, जिस तरह से अब दोनों दलों को, दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को इस बात की चिंता है कि इसका लाभ किसको मिलेगा, सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा या हमको भी मिलेगा। अगर हमने इसको सीधे सीधे पास करा दिया तो फिर तो हमारी भूमिका क्या रह गई। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, व्यापक बहस होनी चाहिए, और उसमें संशोधन जो हमारे हैं उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं अग्रवाल जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी पिछले मंगलवार को जो संसदीय दल की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लोकसभा से एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि साहब, हम तो लोकसभा को ठप करा दे रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चल रही है, कहीं ना कहीं हमारे कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है। तो इसका मतलब आप खड़े होकर करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने आपकी कोई भूमिका है, आप नहीं चाहते, पहले से तय हो जाता है। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये जो बात जयशंकर जी कह रहे हैं काफी अहम बात है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें राज्यसभा में तब भी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं गंभीर, लेकिन लोकसभा में स्थिति बिल्कुल अलग है। ये विरोधाभास क्यों पार्टी के स्तर पर भी? और इस तरीके की बात जो जयशंकर जी कह रहे हैं, ये तो बाकायदा अखबारों की खबरें बना है। तो बुद्धिजीवी वहां है नहीं, लोकसभा जो रिस्पॉन्स सरकार ने राज्यसभा के अंदर दिया, चाहे वाड्रा के ऊपर चर्चा हुई हो, बाकायदा चर्चा हुई, वहां पर विषय निकल करके आया। यहाँ वो बात को होने नहीं देना चाहते। और यहाँ पर जो सबसे पहले, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, समय उसके अंदर व्यय होता है। पहला सप्ताह कांग्रेस के ही माननीय सांसदों के द्वारा वो ठीक है बात सर, हाँ वो ठीक है, वो बात आपकी मान ली, लेकिन आप कभी रॉबर्ट बाड्रा और खेमका का मामला उठाते हैं, कभी आप किश्तवाड़ का मामला उठाते हैं। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपने जो शुरुआत में बात ही कही कि पहली लोकसभा के अंदर 333 बिल पास हुए जी, इस बार 150 की संख्या भी पार नहीं हो पा रही। मैं समझता हूं कि जो 15वीं लोकसभा है, इसके अंदर 2 विशेषताएं हैं इसकी। एक, इस वक्त जो सरकार आई है वो एरोगेंट बहुत है,
और एरोगेंट होने की वजह से विपक्ष के साथ या अन्य दलों के साथ वो तालमेल बना करके नहीं चलती। केवल सरकार एरोगेंट है? नहीं, सरकार, हाँ सर, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है। क्योंकि हमने देखा है कि संसद सरकार ही एरोगेंट होगी सर तो... हमने सर माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, हमने कई बार ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जब आपके किसी नेता को अगर नहीं बोलने दिया गया, ऐसा अगर उनको लगा तो संसद की कार्रवाई बाधित हो जाती है। नहीं, यदि वो नेता प्रतिपक्ष है, यदि वो नेता प्रतिपक्ष है, या यदि वो एनडीए के चेयरपर्सन है या एक्टिंग चेयरपर्सन है, तो फिर उनको बोलने नहीं देंगे तो इसका रिएक्शन तो होगा। ये तो उचित है। ये अगर संसद के अंदर यदि बड़े जो दल के नेता हैं या बड़े नेता हैं उनको भी बोलने न दिया जाए, शरद यादव क्यों न बोलने दिया जाए, मुलायम सिंह जी को न बोलने दिया जाए, ये तो उचित नहीं है। ये ठीक है, चलिए दूसरी बात और सुनिए, दूसरी बात और एक तो ये कि एरोगेंट बहुत है, और दूसरी ये अब तक के इतिहास की सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। कोई सत्र ऐसा नहीं जाता जब कोई बड़ा घोटाला सामने ना आता। इस सत्र को हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कोई ना, इसके अंदर हुआ ना, इसके अंदर सबसे पहले तो रॉबर्ट वाड्रा का विषय आ गया, फिर ये कोयले की फाइलों का आ गया। कोयले की फाइलें गायब होना ये कोई छोटी बात है क्या? और जिस कैजुअल ढंग से उत्तर दिए जा रहे हैं, अभी आज आया कि केवल 7 फाइल गायब है, कभी कहते हैं 1993 से फाइलें गायब है, कोई कहते हैं कि एनडीए के समय की फाइल गायब है, जिम्मेदारी किसकी है? अरे जिस समय फाइलें गायब हुई हैं, फाइलें आज गायब हुई हैं, तो वो कब की फाइल से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जो राजेंद्र अग्रवाल जी, क्या इन तमाम मुद्दों पर प्रश्नकाल को बाधित करना जरूरी हो जाता है? क्या 1 घंटे के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता? क्या उसके बाद इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं हो सकती? क्या सदन को स्थगित कराना ही एकमात्र विकल्प है? यदि सरकार रिस्पॉन्स दे, सरकार रिस्पॉन्ड करे, तो प्रश्नकाल को बाधित किए बगैर भी बातचीत हो सकती है। परंतु क्योंकि सरकार ने आज तक आउट ऑफ हिज एरोगेंस रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए विपक्ष के पास या अन्य दलों के पास मजबूरी हो जाती है कि वो प्रश्न काल को स्थगित करके चर्चा करने की मांग करें। शैलन जी, क्या परिपक्वता के स्तर पर भी अंतर है? क्योंकि राज्यसभा में हम देख रहे हैं चर्चा लगातार दिख रही है, लोकसभा में ऐसा नहीं हो रहा। ये बात सत्य है कि अपर हाउस है, वहाँ थोड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन जैसा अभी जयशंकर जी ने कहा कि केवल मात्र 2 सांसद राज्यसभा की कार्रवाई, और मैं देख रहा था, मैं भी टीवी देख रहा था कि उप सभापति महोदय कुरियन साहब बार बार हाथ जोड़ रहे थे, प्लीज़ प्लीज़, लेकिन उसके बावजूद नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई दल हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हाउस कैसे चले। लेकिन पहली जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष की होती है कि अगर मान लीजिए कि विपक्ष कोई बात अगर रखता है तो उसको कैसे आप संतुष्ट करें या कोई जवाब ऐसा दें। हम चाहते हैं प्रश्नकाल भी जाए, हम लोग के प्रश्न आते हैं, बैलेट होते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं। लेकिन अंतर है, लेकिन सर्वदलीय बैठक लगातार बुलाई जाती है शैलन जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकें होती हैं, आप लोग सब जाकर वहां आश्वासन देते हैं, अगले दिन आप सब भूल जाते हैं कि क्या कुछ हम वादा करके आए हैं। रोज होती है ये बैठक, जो है उप सभापति के संज्ञान में रोज बैठक होती है, सब दल के लोग जाते हैं, लोकसभा में भी जाते हैं, वहां पे स्पीकर महोदया से अपनी बात कहते हैं, साहब हमें उठाना, वो मौका देती हैं। लेकिन रहा सवाल, देखा गया है कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर आदमी खड़ा हो जाता है, शोर शराबे में अपनी बात कहता है, ना कोई सुन पाता है, ना कोई संज्ञान ले पाता है। एक जैसे लोकसभा की कार्रवाई जैसे फॉर्मेलिटी जैसे चल जाती है, जबकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको गहन चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर पांडे, आपसे समझना चाहूंगा, और उसका जो है पब्लिक उसको दे जवाब। डॉक्टर पांडे, आपसे समझना चाहूंगा, सर आप पहली बार चुनकर आए हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्या लोग सवाल नहीं पूछते आपसे कि क्या इसलिए चुनकर भेजा है हमने आपको कि शोर शराबा हंगामा करें? अनुराग जी, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया। नहीं, व्यक्तिगत सवाल नहीं, एक जो पूरी धारणा है पूरे देश में, और संसद में उसका लगातार हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहा है और उस पर बहस का भी हिस्सा रहा है। मैं साधुवाद दूंगा माननीय राजेंद्र जी को। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक परिपाटी बनाई गई, नियम बनाए गए, हम उनका निर्वहन करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। आपने बहुत ही शालीनता के साथ इस बात को स्वीकारा है कि राज्यसभा चलती है। एक सदन में अगर वही सरकार पक्ष को रखती है और सदन चलाती है, तो दूसरे सदन में, लोकसभा में क्या हो जाता है? क्या हमारे मंत्री बदल गए? क्या हमारी सरकार बदल गई? हम यहां भी पूरे गंभीर हैं, लेकिन लोकसभा को ये चलने नहीं देना चाहते। राज्यसभा चल रही है, हम अपने वक्तव्य रख रहे हैं,
तो हमें वही चीजें तो हमें लोकसभा के भी पटल पे रखनी है। वहां फिर क्या ऐसी स्थिति हो जाती है? जयशंकर जी, वहाँ क्या ये अंतर आपको मेरे समझ में ऊपर आता है? आरोप लगाए गए हैं अनुराग जी, मैं क्षमा चाहूंगा, माननीय शैलेंद्र जी ने भी आरोप लगाए। मैंने आरोप की बात और आपने आरोप लगाया जनता के द्वारा चुन के आते हैं और वहां पे जनता के द्वारा नहीं। माननीय शैलेंद्र जी, आपने कहा सर वो अलग बहस हो जाएगी, मैं विशेषाधिकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जी, मैं आपके आरोप का प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। जी, मुद्दे में हम लोगों ने देखा है। विनय जी आप अपनी बात वार्ता करता हूं, लेकिन हम आपकी तरह वार्ता नहीं करते कि आपने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के होने के बाद गुजरात में चुनाव हुआ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। सर चलिए हम विषयांतर ना हो, मुद्दों से ना भटके। डॉक्टर विनय कुमार पांडे माफ कीजिएगा, मुद्दों से ना भटका जाए, हम संसद पर चर्चा कर रहे हैं। सर थोड़ा अंतर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं देखिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, चलिए हमें यहाँ पर चर्चा को रोकना होगा अगर आप इस तरीके से मुद्दों से अलग जाएंगे। जयशंकर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, जब इस तरीके की स्थिति देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि संवादहीनता जैसी भी कुछ स्थिति है और मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी की जो कमी है वो यहाँ खलती है? खल तो रही है, कमी तो खल रही है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष का जो काम है कि सरकार को ज्वलंत मुद्दों पे घेरे, उसको बेनकाब करे, उसकी विफलताओं को देश के सामने लाए। आज का विपक्ष बहुत मजबूत है। मैं आपको बताऊं अनुराग, सोशलिस्ट पार्टी में सिर्फ 2 सदस्य होते थे, लेकिन अकेले मधुली में जब आते थे तो बड़े बड़े मंत्रियों की हालत पतली जाती थी कि उनके ब्रीफकेस से किसकी फाइल आज खुलने वाली है। और वो बोलते थे तो लगातार बोलते ही रहते थे, मतलब उनको तब कोई इंटरप्शन करके कोई पीठासीन अधिकारी रोकता नहीं था जी, समय उनके पास नहीं होते थे, कायदे से नहीं मिल सकता था। लेकिन अब एक से एक चर्चित मामले आज आप उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पुरानी। आज क्या हो रहा है? आज हमारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने संसद चलने नहीं दिया, हमने इसको ठप करा दिया, हमने लोकसभा नहीं चलने दी, हमने राज्यसभा नहीं दी। अब जैसे अभी शैलेंद्र भाई कह रहे हैं कि लोकसभा में आम जनता से लोग चुन के आते हैं और राज्यसभा में बुद्धिजीवी तबके से लोग आते हैं। अब राज्यसभा में कौन लोग आजकल आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना ठीक बात है, वो अलग लेकिन कल का जो आज का जो दृश्य है, आज उसी बुद्धिजीवी तबके द्वारा चुनी गई राज्यसभा में जिस तरह से 2 सांसदों के सामने उपसभापति अपने को लाचार असहाय महसूस कर रहे थे, हाथ जोड़ के कह रहे थे कि साहब चलने दीजिए सदन। आप लोग विपक्ष के लोग चाहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, आधे घंटे से समय दे रहे हैं, वो तैयार होकर आके बैठे थे, लेकिन आप नहीं चले रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम कैसे बुद्धिजीवियों की संसद है ये, कैसे बुद्धिजीवियों की राज्यसभा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी सोचना होगा नए सिरे से। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 10 सांसद या 20 सांसद संसद की कार्रवाई को बाधित करते हैं तो बाकी 500 से ज्यादा सांसदों के विशेषाधिकार का क्या, उनकी तैयारी का क्या? हालांकि सवाल उठ सकता है कि वो तैयारी करते भी हैं या नहीं, लेकिन इसी पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब राज्य का बंटवारा होता है, जब छोटे राज्य बनाए जाते हैं, बड़े राज्य को तोड़ करके छोटा किया जाता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। भागीदारी का जो सेंस था राज बनने के पीछे कि हमार सोन चिड़ैया होगा, वैसे ही था कि झारखंड, उसमें जो निराशा मिला। छोटे राज्य जो बन रहे हैं वो इसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण बन रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां के नेता उस किसी एक सवाल पर इमर्ज होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त उनके पास राष्ट्रीय सवाल नहीं होता है। बिल्कुल। और अगर उनके हाथ में सत्ता चली गई तो आप कैसे समझते हैं कि हर वो सवाल पे वो जानता है? झारखंड से सिर्फ एक सांसद है और वो आज मंत्री भी नहीं है। पॉलिटिकल गठबंधन करा दिया, बोनस में सरकार मिल गई, हम लोगों को ब्रीदिंग टाइम मिल गया। Rajiv Mishra in talks with former Cabinet Minister Subodh Kansahai. Watch special guest on 24th August, Saturday, 8 p.m. only on Lok Sabha television. क्या हुआ बेटा? उन्होंने मुझे
बच्चे और उनके माता पिता बाल यौन उत्पीड़न के प्रति सजग हों तो अनिष्ट से बचा जा सकता है। बाल यौन अपराध से सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अपराधी को सख्त सजा देने का प्रावधान है। This is the exact place where the first boat race took place when the first Prime Minister of our country, that is Jawaharlal Nehru, came here and witnessed an impromptu boat race that was organized in his honor. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद के मानसून सत्र की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो दिन बचे हैं जिसमें लंबित विधेयकों का एक बहुत लंबी सूची है, उसका भविष्य क्या होगा। क्या हम उम्मीद कर सकें कि उन विधेयकों पर गंभीर चर्चा के बाद मोहर लग सकेगी या नहीं। तो विधेयकों का भविष्य क्या, यही अपने आप में एक सवाल है। जयशंकर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, पिछले 2 दौर में जिस तरीके के हमने इस चर्चा के दौरान अलग अलग तर्क देखे हैं, इसके बीच में भी एक अंतर है। दरअसल में कहा यह जाता है एक तबके के द्वारा कि राजनीतिक दलों के स्वार्थ जहां जुड़े हुए हों वहां एकजुटता तुरंत दिख जाती है। उदाहरण के तौर पर आरटीआई के दायरे से राजनीतिक दलों को बाहर रखने का मामला, विधेयक पेश हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी वो पारित भी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो ऐसे मामले घूम फिर कर आते हैं बीच बीच में, वहां इस तरीके का कोई विरोध, हंगामा, व्यवधान नहीं दिखता, ये तय है? देखिए, सच्चाई में अगर हो या न हो, लेकिन जनता में मैसेज यही जा रहा है। ठीक बात है। आम जनता यही देख रही है कि जब भी राजनीतिक दलों के आपसी हित का मामला होता है तो संसद को चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, उस विधेयक को पारित करने में कोई रुकावट नहीं होती है, कोई बाधा नहीं आती है। अभी यही क्या है, जैसे अभी देखिए कल जो कैबिनेट ने पास किया है कि जो अपराधियों को, जिनको अदालत से सजा हो गई हो 2 साल की, उनको चुनाव लड़ने पे जो रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रद्द करने के लिए जो अभी मोहर लग जाती है। तो देखिएगा जिस दिन भी आएगा ये विधेयक, इस पे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा और ये बन जाएगा। तो इस तरह के एक मैसेज जा रहा है जनता के बीच, ये मैसेज जा रहा है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जिससे जनता के सरोकार जुड़े हुए हैं, उस पर तो चर्चा हमारी संसद नहीं कर पाती है, लेकिन जहां राजनीतिक दलों के नेताओं के अपने हित जुड़े होते हैं उस पर चर्चा करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती, आराम से सारे विधेयक पारित हो जाते हैं। उनकी सुविधाओं का सवाल हो, अभी हो कि साहब सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाया जाए, 4 गुना हो रहा है, तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी न तो भाजपा को तकलीफ होगी, न समाजवादी पार्टी होगी, न कांग्रेस को होगी, तब संसद चल जाएगी। तो ये हम आरोप नहीं है मेरा, लेकिन आम जनता के बीच ये संदेश जा रहा है और इस संदेश को रोकने की जिम्मेदारी हमारे राजनीतिक दलों पे ही है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। राजेंद्र अग्रवाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे कहीं वास्तव में पीछे छूट जाते हैं और जब आप गंभीर प्रतिपक्ष के तौर पर आपको दिखाने की, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं तो दरअसल में दूसरी तस्वीर दिखती है? लोगों के बीच में ये सवाल जरूर उठता है कि जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तब ये चुप्पी क्यों, तब विरोध और व्यवधान क्यों नहीं, तब इस तरीके के अलग अलग तर्क क्यों नहीं, सूचना के अधिकार को लेकर, दोषी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने को लेकर, ऐसे मामलों पर एक साथ आप लोग एक कैसे हो जाते हैं? नहीं, देखिए ये बात तो ठीक है कि इसका संदेश बहुत गलत जा रहा है, परंतु उसके अन्य पहलू भी हैं, उसके बारे में तो राजनीतिक दलों को खुद ही सोचना पड़ेगा। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास 2 बहुत ऐसे उदाहरण हैं इसी 15वीं लोकसभा के। एक जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो बिल था और दूसरा लोकपाल बिल। आपको ध्यान होगा इसके ऊपर बहुत गर्म चर्चाएं संसद के अंदर हुई। फिर बाद में संबंधित मंत्रियों ने समझदारी का परिचय देते हुए विपक्ष के साथ बैठ करके स्टैंडिंग कमेटी में चर्चाएं करके इन बिलों के अंदर जो अपेक्षित परिवर्तन थे वो किए और दोनों बिल पास हुए। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों बिलों पर बहुत गंभीर और गर्मागर्म बहसें होती हैं। सर, आरटीआई के मामले पर तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप लोग पारित कर देंगे, ये कहा जा रहा है। इस विषय में एक चर्चा की बात यह है
कि एक तो यह है कि अपराधी की जो परिभाषा है वो जरा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक तो यह है कि किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने डकैती या बलात्कार किया है, और एक किसी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया है। इसका अंतर यदि नहीं करेंगे तो फिर कई बार क्या होता है कि राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए इस प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग होता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि इसके विषय में बहुत गंभीरता से बैठ करके ये चर्चा सब दलों को करनी चाहिए। कुल मिलाकर के अपराधियों का प्रवेश संसद के अंदर बिल्कुल भी संभव न हो, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरी आरटीआई की जो बात है, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आज पहले से ही राजनीतिक संपूर्ण तंत्र के संबंध में एक प्रकार की अनास्था अश्रद्धा निर्माण हो रही है। मुझको ऐसा लगता है कि शायद आरटीआई के दायरे में ला करके उस अश्रद्धा के अंदर और वृद्धि होगी, इसलिए तात्कालिक रूप से इम्प्रेशन जरूर बनता है, परंतु मुझको ऐसा लगता है कि जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें दलों को आरटीआई से बाहर रखना और जो अपराधियों के विषय में भी जो निर्णय करने की संभावना है वो इस समय तो लगता है कि वो उचित है। वो उचित है। चलिए, पार्टियों के स्तर पर कुछ काम ना हो, अदालतें इस तरीके से दिशा निर्देश देती रहें, लेकिन इन सब के बीच शैलेंद्र जी आपसे भी समझना चाहूंगा सर, लोकपाल विधेयक सालों से नहीं दशकों से लंबित पड़ा हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, तब जबकि लगातार चुनावी घोषणा पत्रों में वादा किया जाता है, लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात आती है तो फैसला आते ही सर्वोच्च अदालत के अगले 1 महीने के भीतर मसौदा भी तैयार हो जाता है, विधेयक भी पेश हो जाता है और पारित भी हो जाएगा, ये तय माना जा रहा है। ये अंतर क्यों? देखिए, लोकपाल के बारे में तो राजेंद्र जी ने बता दिया। महिला आरक्षण बिल के बारे में मैं आज भी कहना चाहूँगा, मेरे दल का स्पष्ट वो है, हम इसके विरोधी नहीं हैं। आरक्षण आप 33 ने 50 लाइए, लेकिन उसमें आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। पता लगा कि आपने केवल महिला के नाम पे दे दिया, तो जो पैसे बड़े घराने के लोग हैं, एक जाति के लोग, एक वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आरटीआई एक्ट के बारे में भी बात कही गई है, कितनी हमारी आप परीक्षा लेंगे? जब हम नॉमिनेशन का इनकम टैक्स भी देते हैं उसमें स्पष्ट देते हैं, नॉमिनेशन करते हैं तब अपनी पारदर्शिता पूरा आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, सच में चुन के आते हैं तब यहाँ संसद के अंदर देते हैं। आप कितनी बार हमारे आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आप जो है राजनीतिक लोगों की परीक्षा लेंगे? माफ कीजिए सर, लेकिन अगली मैं बार कहना चाहूंगा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, तमाम वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कड़ाई करते आप करें नेता उनमें कोई नहीं है, आप करें नेता उनमें कोई नहीं है, राजनीतिक दल उनमें कोई नहीं है, पूरी तरीके से पारदर्शिता है। मैं सभी राजनीतिक दलों की बात करता हूं कि उसमें जो है सबको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है हर 5 वर्ष में। लेकिन रहा सवाल कि आप जो है आरटीआई एक्ट उठा लेते हैं, रहा सवाल जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि कोई जेल से चुनाव नहीं लड़ सकता अगर उसके ऊपर सजा साबित हो गया 2 वर्ष नहीं। ये तो राजनीतिक विद्वेष की भावना से वहां कैसे सहमति बन जाती है, और ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर कि खाद्य सुरक्षा विधेयक इंतजार करता रहता है, भूमि अधिग्रहण विधेयक 100 साल से पुराना कानून आज भी काम कर रहा है और उसका अब भी नहीं पता कि इस सत्र में क्या कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर विनय कुमार पांडे आपसे समझना चाहूंगा, दोनों बिलों में हम लोग संशोधन दिए, इसको पास कराना चाहिए। ठीक बात सर, ये हर कोई चाह रहा है संसद चले, पता नहीं फिर वही घूम फिर कर बात अदृश्य शक्ति की आती है। डॉक्टर पांडे आपसे समझना चाहूंगा सर, 40 से ज्यादा लंबित विधेयक, अब हम आने वाले दिनों में कम से कम क्या उम्मीद करें? अनुराग जी, मैं आरटीआई पे या आपराधिक विषयों पे जो विधेयक हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करके समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा, क्योंकि चैनलों पे बड़ी चर्चा रही। मैं मूल प्रश्न जो आपका है उस पे आता हूँ जी। आदरणीय जयशंकर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो पब्लिक, जो आम जनता में जो मैसेज जा रहा है संसद का, वो बड़ा ही गलत जा रहा है कि ऐसे विधेयकों को तो आनन फानन में आप पारित कर देते हैं, और जब लोकपाल विधेयक की बात आती है, जब महिला आरक्षण विधेयक की बात आती है, जब खाद्य सुरक्षा विधेयक की बात आती है, जब भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात आती है, वो तमाम ऐसे लंबित विधेयक जो लोक कल्याणकारी हैं, जनहित के हैं, जब उनको पास होने की बारी आती है तो प्रतिपक्ष को क्या हो जाता है कि ये संसद ही नहीं चलने देते, अव्यवस्था फैला देते के प्रति है। और अगर हमारी सरकार इस पे चैतन्य न होती, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न कर रही होती, गंभीर न होती, तो ये विधेयक संसद में क्यों लाए जाते, क्यों वो कैबिनेट से मंजूरी होकर तो 60 के दशक में लोकपाल विधेयक भी लाया गया था सर, आज तक पारित नहीं हो पाया। गंभीरता की बात मत कीजिए। बात रही है, ये कहते हैं खाद्य सुरक्षा विधेयक स्टैंडिंग कमेटी से होकर के आई है, स्टैंडिंग कमेटी में हर दल के वहां माननीय सांसद सदस्य हैं और वहां गहन चर्चा हुई है। इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण विधेयक है और ये विधेयक महत्वपूर्ण है। महिला विधेयक के बारे में तो मैं समझ में आता है इनकी बात कि ये कहीं भी पूरे भारतवर्ष में बता दें कि कितनी इनकी महिला स्वयं सेवक हैं,
चलिए फिर हम दोबारा अलग मुद्दे पर चले जाएंगे, चुनाव आने दीजिए सर, ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, अब हम आने वाले दिनों में इन विधेयकों के क्या भविष्य की उम्मीद करें, या इसी तरीके से अदृश्य शक्तियों का रोना बार बार रोया जाता रहेगा? मैं क्षमा चाहूंगा अनुराग जी, एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय राजन जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा था पहले कि तमाम भ्रष्टाचारों की बात की थी। मैं यहाँ पूरे जोर से कहना चाहता हूँ, पूरा ताकत लगा के कहना चाहता हूँ कि माननीय राजेंद्र जी, ये एनडीए के पाप बोए हुए पाप हैं। अगर चाहे आप कोयला घोटाले की बात करें, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करें, चाहे वो 2G की बात करें, अगर इसके मूल में देखेंगे तो लोकसभा के लिए भी बचा के एनडीए गवर्नमेंट का है। कुछ तर्क लोकसभा के लिए भी बचा के रखें। राजेंद्र अग्रवाल जी, सर गंभीर चर्चा। आप उसकी जांच कराने से घबराते क्यों हैं? नहीं कहा आपने 2G राजेंद्र अग्रवाल पूरा सत्र बर्बाद करवा दिया। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर विनय पांडे, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या हम वास्तव में अब गंभीर चर्चा की उम्मीद कर सकेंगे, या ऐसे ही अदृश्य ताकतों का रोना होगा? नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। अब तक का जो सत्र बाधित किया गया है, सारी बात ध्यान में आ रही, 11वां दिन आज बर्बाद हुआ है, उसके अंदर कांग्रेस के सांसदों के द्वारा या उसी की प्रतिक्रिया में अन्य सांसदों के द्वारा किया गया है। हम बिल्कुल चर्चा के लिए तैयार है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी खाद्य सुरक्षा विधेयक के ऊपर चर्चा प्रारंभ करने वाले थे। मेरी खुद जानकारी में सप्ताह भर से वो सारा कागज लेकर के आते हैं, बोलने के लिए तैयार होकर के आते हैं वो। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये सारा का सारा विषय चलेगा। ये जयशंकर जी, हमारा प्रारंभ से कहना ये खाद्य सुरक्षा विधेयक के संबंध में हमारी राय यह है कि पास होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो आशंकाएं हैं, और मैं समझता हूँ आदरणीय शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, सरकारों की आशंका है, मुलायम सिंह जी की आशंका थी, एनसीपी की आशंका है कि उसके अंदर जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, शासन का, उसको चोट तो नहीं पहुंच रही है। ठीक ये इत्यादि सारी बातें हैं। जयशंकर जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, क्या इसी तरीके से कम यहाँ इस तरीके के दावे किए जाते रहेंगे, या संसद के भीतर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? भाई, आदर्श स्थिति तो यही होगी अनुराग कि जो भी बचे हुए दिन हैं, जैसे अभी बताया गया कि 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है सत्र की अवधि, मानसून सत्र की, तो उसमें भी लेकिन जो व्यवहारिक तौर पे आप देखिएगा तो दिन कम ही रह जाते हैं। बिल्कुल। इतने कम दिनों में कम से कम जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उसको हल्ला हंगामे में पास करने के बजाय हमारी संसद उस पर विचार करे, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करे, और अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हैं या कुछ खामियां हैं, गड़बड़ी हम ना कहकर कहें कि अगर उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं, विपक्ष हो या कोई संशोधन लाता है और वो स्वीकार करने योग्य हैं संशोधन, तो उनको संशोधन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हल्ला हंगामे के बीच में जैसे पिछले दिनों में हुआ है कि विधेयक एक पर एक करके पास करते जा रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। और खासतौर से एक जो हमको लगता है कि ये मंच एक है, पता नहीं जो सर्वदलीय बैठक के प्रस्तावों पर भी जब नई सहमति बन पाती है तो आगे नहीं चल पाता है, तो यहाँ से क्या बन पाएगी। लेकिन एक जरूर है, हमारे सांसदों को, हमारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि जो जनता से जुड़े हुए सीधे सरोकार के सवाल हैं, प्रश्नोत्तर काल है, उसको कृपा करके आप लोग चलने दें, अपनी बात रखें, हल्ला भी करें, हंगामा भी करें। अगर जनता की आवाज दबाई जा रही है, कहीं से बाहर हो रहा है, तो उसके शून्यकाल में आप रख सकते हैं अपनी बात, लेकिन एक चीज तय कर लें, पूर्ण कर लें। ठीक बात है शैलेंद्र जी, जो बात जयशंकर सर कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा औजार है, हथियार है विपक्ष के पास, लेकिन आप भी कह रहे हैं चलना चाहिए। आप इसलिए कह रहे हैं कि इस बार आपके पास बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं है, वरना आपकी पार्टी भी वेल में जाकर बहुत मुद्दे हैं। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा सर कि कम से कम क्या आने वाले दिनों में आप ये दावा कर सकते हैं कि कम सपा की तरफ से पूरी तरीके से गंभीर चर्चा देखने को मिलेगी? देखिए, ज्वलंत मुद्दे होंगे तो समाजवादी पार्टी जो है जनहित में है तो उसका जो है बिल्कुल सपोर्ट करेगी, अगर जनहित में नहीं तो उसका विरोध भी करेगी। हम मुद्दों के आधार पर इनको समर्थन दे रहे हैं। रहा सवाल कि देखिए प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल चले, उसके बाद 0 आवर है, 0 आवर में सबको मौका देना चाहिए। होता यह है कि 2-4 लोगों का उसके बाद हंगामा कर दिया जाता है। ये सुनियोजित तरीके से हाउस को न चलाने देने की जो प्रक्रिया है वो खत्म करनी चाहिए। मैंने कहा कि संसद को चलाने के लिए नियमों में और भी कड़ाई का उसमें समावेश होना अति आवश्यक है। और देख लीजिएगा कि कल से हाउस जो है प्रॉपर वे में चलेगा, तमाम बिल भी पास होंगे। चलिए सर, सख्त नियम जी, राजेंद्र अग्रवाल जी जब इस बात को कहते हैं तो वहीं से फिर समस्या थोड़ी और बढ़नी शुरू होती दिखती है। लेकिन डॉक्टर पांडे, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा सर, जिस संवादहीनता की बात लगातार विपक्ष की तरफ से की जाती रही है, क्या आपको लगता है कुछ संवादहीनता को कम करने की कोशिशें की जाएंगी और आप सफल भी हो सकेंगे? देखिए, संसद की मूल भावना ये है तो चर्चा के द्वारा नियमों के तहत, परंपराओं के तहत संसद चलती है, सदन चलता है,
और उसमें चर्चा और बहस के माध्यम से संशोधन लाए जाते हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों की अपनी अहम भूमिका है। सारे इम्प्लीमेंटेशन के कार्य राज्य सरकार के माध्यम से ही होते हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि पीठ ने आज जो निर्देश दिए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उससे बड़ी अहम बल मिलेगा संसद को चलने में, और आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार पूरी गंभीर है और संसद का कार्यकाल भी बढ़ा रही है, सत्र का कार्यकाल भी बढ़ा रही है। सांसद निकाले गए हैं ये नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं सख्त नियम बनने चाहिए संसदीय प्रक्रिया के, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, तो ये अंतर भी नहीं होना चाहिए। उसके रास्ते हैं, उसके सोल्यूशन है। और सर उस चक्कर में तो इतने दिन बर्बाद हो चुके हैं। चलिए, कार्यक्रम में समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप चारों ने कार्यक्रम में समय निकाला, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, कार्यक्रम में समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। उम्मीद कीजिए कि जो कम से कम आश्वासन यहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, इन आश्वासनों को जमीन पर भी, संसद में भी आप देखेंगे क्रियान्वित होते हुए, क्योंकि इसी काम के लिए आपने इन लोगों को यहाँ चुनकर भेजा भी है। उम्मीद कीजिए क्या कुछ होता है, देखना होगा। संसद के भविष्य में आपसे जुड़े हुए लंबित विधेयकों का भविष्य क्या होगा, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।